यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो PT 365 मैगजीन है, यहाँ पर PT 365 विजन है इसकी पॉलिटी की, है ना, हिंदी में आ चुकी है। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसका क्या करेंगे, अब डिस्क्रिप्टिव में करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में जो मैगजीन होती है पूरे 1 से लेकर के पूरे जितने टॉपिक है वो करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर करेंगे टॉपिक नंबर 2 और टॉपिक नंबर 3 का MCQs। राइट, जैसे कि हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। पहले टॉपिक का MCQs यहाँ पर कर चुके हैं, आपने नहीं देखा तो यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, लिखोगे PT 365 MCQs तो आपको मिलेगा, या प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। एक एक यहाँ पर सब सब्जेक्ट की जो हिंदी में आ गई सबके लेक्चर पड़े हुए हैं, जिसमें सिर्फ MCQs हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि पहला है ना, इस टॉपिक के हमने MCQs पूरे करा दिए, कम से कम यहाँ से 52 या 53 MCQs यहाँ पर बने हुए थे, मैंने आपको कराए थे। और यहाँ से टॉपिक नंबर जो 2 है, यहाँ से 2 नंबर स्टार्ट होता है, और यहाँ पर टॉपिक नंबर 3, इन दोनों को मैंने मर्ज करके यहाँ पर करीब 43 क्वेश्चन को बनाया हुआ है। राइट, यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 4 और टॉपिक नंबर 5 को एक साथ करेंगे, फिर 6, 7, 8 को पूरा एक साथ कर जाएंगे। ऐसे करके 3 से 4 पार्ट में हम इसको कवर कर लेंगे पूरी मैगजीन को। कम से कम यहाँ से 200 प्लस क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो आते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, MCQs को देखते हैं। और यहाँ से जो मैगजीन रहेगी इसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव में करेंगे। कब, ये करीब आज शाम तक या मैं कल में करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर MCQs देखते हैं इसको। जैसा भी रहेगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट दे दूँगा, टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो। ठीक है, आते हैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे टॉपिक 2 के MCQs यहाँ पर, जिसमें से महत्वपूर्ण संवैधानिक और वैधानिक और कार्यकारी जो निकाय हैं शामिल किए गए थे ये। ठीक है, तो उसके बाद इसी में और आगे जो आएगा, जहाँ से देखो जहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट है वहाँ से आपको टॉपिक चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पर मान लो कि जैसे 20 नंबर क्वेश्चन से दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, यहाँ पर वो टॉपिक भी आपको शो कर देगा कि कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ से टॉपिक 2 से स्टार्ट हो रहे हैं ये सब क्वेश्चन। राइट, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो पहला है लोकपाल की संरचना और सदस्यों की योग्यता में लोकपाल के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। पहली बात, क्योंकि पहली बात आंसर स्टेटमेंट इसका क्या होगा, पहली बात यहां से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहां पर लोकपाल में संस्था में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। सेकेंड बात है, कुल सदस्यों में से कम 50% सदस्य न्यायिक क्षेत्र से होने चाहिए। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि अधिक नियम के अनुसार कुल सदस्यों का करीब 50% सदस्य न्यायिक सदस्य या न्यायिक क्षेत्र में जुडिशियल जो मेंबर्स होना चाहिए। ठीक है, और शेष 50% गैर न्यायिक सदस्य हो सकते हैं। सेकेंड बात करेक्ट है। ठीक है, आपसे बोलेगा 50% बोलेगा न्यायिक क्षेत्र से और बोलेगा 30% इस क्षेत्र से, 20% उस क्षेत्र ऐसे करके बोलेगा, तो आपको याद रखना है 50-50 में दोनों है। तीसरी बात है यहाँ से लोकपाल 50% सदस्य अनिवार्य रूप से SC, ST, OBC अल्पसंख्यक महिलाओं से होने चाहिए। तीसरी बात करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यह सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रावधान होगा। लोकपाल के कम से कम 50% सदस्य SC, ST, OBC अल्पसंख्यक महिलाओं की श्रेणी से होने चाहिए। तीनों बातें यहाँ से एकदम सही है। आंसर क्या होगा, सही पूछा है तो 1, 2, 3 C करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है लोकपाल का क्षेत्राधिकार और कार्यालय के बारे में विचार करना है, कार्यकाल के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। इसमें बोला है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के बारे में विचार करना है। लोकपाल की शक्ति जो है ये केंद्र सरकार के उन सेवकों पर लागू होती है जो विदेश में तैनात होते हैं। पहली बात, क्योंकि पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो लोकपाल है इसका क्षेत्राधिकार काफ़ी व्यापक है और भारत के भीतर और भारत के बाहर विदेशी में तैनात जो है केंद्र सरकार के लोक सेवक उन पर भी यहाँ पर लागू होता है। ठीक है, जैसे इंडियन फॉरेन सर्विसेज वाले लोग हैं ना, तो ये तो पहला करेक्ट है। सेकेंड, लोकपाल के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष के जो भी पहले उस तक होता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो वो होगा। ठीक है, तो यहाँ से 6 और 65 गलत हो जाएगा। तीसरी बात है लोकपाल का कोई भी सदस्य सेवानिवृत्त के बाद अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होता है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर इस अधिनियम के अनुसार लोकपाल का कोई सदस्य कार्यकाल के समाप्त होने के बाद अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होता है, बशर्ते उसकी कुल सेवा 5 वर्ष से अधिक ना हो, है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है। आयु 70 वर्ष से कम होनी चाहिए तब। तो 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। आंसर बी आंसर सही है। अच्छा, बी नहीं सही है, दूसरा भी गलत था ना, पहला सही था, दूसरा गलत और तीसरा गलत है ना, तो 1 सिर्फ करेक्ट है। एक यहाँ से आंसर होगा। आगे आते क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन 3 है लोकायुक्त और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं इसकी। लोकायुक्त संस्था के संबंध में विचार करना है। प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग दोनों ने लोकपाल की स्थापना की सिफारिश की थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की अवधारणा सबसे पहले प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने दी थी।
बाद में द्वितीय एआरसी ने भी इसे सशक्त सिफारिश बनाने की दी थी। तो पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य में राज्यपाल द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री द्वारा नहीं। हालांकि यहाँ पर राज्यपाल इसके लिए मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में विपक्ष के नेता के साथ परामर्श कर सकता है। ठीक है, सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरा, सभी राज्यों में लोकायुक्त की जो संरचना है उसको एक समान मानी जाती है। राइट, एक समान है तो भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर लोकायुक्त की संरचना सभी राज्यों में एक समान नहीं है, जो कि यहाँ पर जो राज्य है इसके अधिनियम द्वारा शासित होता है, और इसलिए यहाँ पर कुछ राज्यों में केवल लोकायुक्त होता है, जबकि यहाँ पर कुछ में उप लोकायुक्त भी होते हैं, जैसे कि राजस्थान और महाराष्ट्र की बात की जाए तो। ठीक है, वन स्टेप करेक्ट है, एक आंसर होगा। क्वेश्चन 4 है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों पर विचार करना है। पहली बात है, लोकपाल का अध्यक्ष ये सदस्य संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। पहली बात, चौथे का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए लोकपाल का अध्यक्ष या सदस्य संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। साथ ही वे किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, पहली बात करेक्ट है। सेकंड, पदभार ग्रहण करने की तिथि पर व्यक्ति की आयु 45 वर्ष से कम होनी चाहिए। सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर पदभार ग्रहण करने की तिथि पर व्यक्ति की आयु कम से कम 45 वर्ष होनी चाहिए, ना कि 45 वर्ष से कम। ठीक है, यूपीएससी क्या करता है, अक्सर यहाँ पर इन जो जैसे कि यहाँ पर अधिकतम को लेकर न्यूनतम को लेकर सब में हेर फेर कर देता है ना। तो यहाँ पे याद रखना है ये पॉइंट, हमेशा की पॉइंट आप नोट करते चलो, यूपीएससी कहाँ गलती करता है। मैं हर क्वेश्चन में आपको बताता चलता हूँ कि क्या यहाँ पर चीज़ें होती रहती है। ठीक है, तो याद रखना है। तो पहला बात करेक्ट है, दूसरा गलत है। तीसरा है, लोकपाल की चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसमें लोकपाल की चयन समिति में 5 सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होगा, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई द्वारा उनके नामित कोई एससी जज, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज, और एक प्रख्यात न्यायविद राष्ट्रपति द्वारा नामित होना चाहिए वो। आगे आते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, तीसरा भी सही है और पहला भी सही था, दूसरा गलत है। चौथा, लोकपाल के जांच विंग के पास सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां होती है। चौथी बात करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा, 1, 3, 4 सही है और दूसरा गलत है। 1, 3, 4 तो बी यहां से क्या होगा, चौथे का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के संबंध में विचार करना है। सीबीआई की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। पहली बात, 5वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पर सीबीआई ने ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक। ये गृह मंत्रालय का एक यहाँ पर प्रस्ताव द्वारा 1963 में स्थापित किया गया था। हालांकि इसकी स्थापना की सिफारिश संथानम समिति 1962 से 64 जो था उसमें उन्होंने की थी। तो पहला गलत हो गया। सेकेंड है, ये अपनी शक्तियाँ दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त करती है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, सीबीआई के निदेशक का चयन प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश के सदस्य वाली समिति द्वारा की जाती है। तीसरी बात भी करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर लोकपाल अधिनियम 2013 ने सीबीआई निदेशक के चयन के लिए एक त्रिपक्षीय समिति बनाई थी। ठीक है, और लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री अध्यक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है, तीसरा सही है। चौथा, 2021 के संशोधन के बाद सीबीआई निदेशक कार्यकाल को अधिकतम 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता था, यह बढ़ाया जा सकता है। चौथी बात करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर जो निदेशक है उसका कार्यकाल 2 साल के मूल कार्यकाल के बाद 1 साल करके कुल 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। आंसर क्या होगा, पहला गलत है, बाकी 3 सही है। 2, 3, 4 3 बातें करेक्ट है। क्वेश्चन 6 है, 6 नंबर, लोकपाल के क्षेत्राधिकार के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। प्रधानमंत्री जो है, भारत के प्रधानमंत्री लोकपाल के जांच के दायरे में पूरी तरह से बाहर होंगे। पहली बात, छठे का पहला गलत, क्योंकि लोग जो प्रधानमंत्री जी हैं लोकपाल के दायरे में शामिल होते हैं। हालांकि परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, सार्वजनिक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे संवेदनशील मामले में पीएम के खिलाफ जांच के विशेष सुरक्षा उपाय होते हैं, जैसे कि लोकपाल के पूर्व पीठ का 2 तिहाई मतलब 2 तिहाई जो सदस्य हैं वो मंजूरी आवश्यक होगी इनकी। ठीक है, पहली बात गलत हो जाएगी। एक एक पॉइंट आपको लिखते रहना है ध्यान से। ठीक है, अगला है, संसद की किसी भी अधिनियम द्वारा स्थापित कोई भी बोर्ड या निगम
जो केंद्र सरकार द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित है, लोकपाल के दायरे में आएगा। पहली बात। दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा है, कोई भी ट्रस्ट जो 10 लाख से अधिक का विदेशी इंसान करता है, लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा। तीसरी बात भी करेक्ट है। जैसे कि यहाँ पर लोकपाल अधिनियम के तहत कोई भी एनजीओ या ट्रस्ट जो होता है विदेशी स्रोत से 10 लाख यहाँ पर प्रति वर्ष अधिक अनुदान प्राप्त करता है ना, तो क्या होगा? उसके पदाधिकारी लोक सेवक माने जाएंगे और लोकपाल उन पर जांच कर सकता है। तो क्या होगा? 2 और 3 करेक्ट है, पहली बात गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, सीबीआई के लिए राज्य की सहमति के संबंध में डीएसपीई अधिनियम की कौन सी धारा राज्य सरकार को सीबीआई अधिकारी सहमति होने या सहमति देने से इनकार कर सकती है, अधिकार दे सकती है? आंसर हो जाएगा 7वें का करेक्ट आंसर, ये धारा 6। ठीक है, धारा जो 6 है डीएसपी अधिनियम की, ये धारा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर पुलिस राज्य की सूची का विषय होता है, इसलिए यहाँ पर सीबीआई को किसी राज्य में जांच करने के लिए उस राज्य सरकार की सहमति लेना अनिवार्य होता है। इंपॉर्टेंट बात है, की पॉइंट है। ठीक है, और इस सहमति के प्रकार 2 प्रकार की हो सकती है। एक तो समान सहमति। ठीक है, समान सहमति कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो राज्य एक बार अनुमति दे देता है तो सीबीआई राज्य में भ्रष्टाचार की जांच के मामले कर सकेगा। पहली बात तो यहाँ पर होगी एक प्रकार की। ठीक है, दूसरी प्रकार की जो सहमति होती है ये विशिष्ट सहमति होती है। एक समान सहमति, एक विशिष्ट सहमति, है ना, स्पेसिफिक यहाँ पर कंसेंट। तो स्पेसिफिक यहाँ पर जो होता है विशिष्ट सहमति में यदि समान सहमति वापस ले ली जाती है, जैसा कि हाल ही में कई राज्यों में किया है ऐसा, तो सीबीआई हर मामले में राज्य के लिए राज्य सहमति देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात याद रखना है। एक नोट लिख लिया यहाँ पर आपको, यदि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सीबीआई को जांच आदेश दे देता है तो राज्य की सहमति आवश्यकता नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको लिखना है। जरूरी नहीं कि आपको राज्य के अंदर जाना है तो यहाँ पे जो राज्य सरकार से मिलो। अगर आप जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा, हाई कोर्ट ने ऐसा बोल दिया है, ठीक है, सीबीआई को आदेश दे दिया है, तो आप यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप उससे फिर पूछो। ठीक है, तो बात याद रखना है। आंसर क्या होगा? 7वें का करेक्ट आंसर सी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन 8वां, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के बारे में विचार करना है। यह भारतीय संविधान के भाग 10 और 14 है ना, 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक तहत संवैधानिक निकाय है। पहली बात होगी 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भाग 14 के अंतर्गत 315 से 23 तक यहाँ पर क्या होगा? शामिल है। दूसरी बात है यूपीएससी के सदस्य की संख्या संविधान में स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है। सेकंड गलत, क्योंकि यहाँ पर संविधान में सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है, ये राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ा गया है। सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरा है न्यूनतम 50% सदस्यों के पास 10% वर्षों की सरकारी सेवा का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। 316 के अनुसार ये बातें बताई गई हैं। आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही है, सी आंसर करेक्ट आंसर होगा। आगे आते क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। क्वेश्चन 9 है संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को कदाचार के आधार पर हटाने के मामले में राष्ट्रपति मामले को कहाँ संदर्भित करता है, जिसकी सलाह बाध्यकारी होती है? 9वें का आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, आर्टिकल 317 के तहत राष्ट्रपति जो यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों को कदाचार के आधार पर, मिसबिहेवियर के आधार पर हटा सकता है। कदाचार या मिसबिहेवियर इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ठीक है, लेकिन हटाने को लेकर के पहले राष्ट्रपति को मामला सर्वोच्च न्यायालय में जांच के लिए भेजना पड़ता है। राइट। दूसरी बात है कि यहाँ पर यदि सर्वोच्च न्यायालय जांच के बाद हटाने का समर्थन करता है तो राष्ट्रपति को उन्हें पद से हटाना होगा और यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी मानी जाएगी या बाइंडिंग होगी इसके लिए। ठीक है, और जांच के दौरान राष्ट्रपति सदस्य को निलंबित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यूपीएससी अध्यक्ष के कार्यकाल के बाद रोजगार पर प्रतिबंधों के संबंध में विचार करना है। देखो बोला यूपीएससी का जो अध्यक्ष है उसके कार्यकाल के बाद रोजगार के प्रतिबंध जो होंगे उस पर कौन से यहाँ पर कथन इसके बारे में सही है। उसके बारे में यहाँ पर जो कथन सही होगा कि अध्यक्ष आगे किसी भी सरकारी रोजगार के लिए प्रतिबंधित होता है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पद है ना, ये जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं उसके लिए अपात्र हो जाता है। राइट, ये इसलिए क्योंकि ताकि यहाँ पर वह पद पर रहते हुए किसी भविष्य में लालच के सरकार को ना दे, है ना, लालच के पद यहाँ पर ना ले ले, तो इसको लेकर के यहाँ पर कहा जाता है ऐसा। इंपॉर्टेंट बात है यूपीएससी का जो सदस्य होता है वो यूपीएससी का अध्यक्ष या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन अन्य किसी सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं होगा। तो ये भी आप पॉइंट लिख सकते हो। एक बात और, एसपीएससी जो होता है, स्टेट यहाँ पर पीएससी जो होता है, ये क्या होगा, इसका अध्यक्ष वह यूपीएससी का अध्यक्ष और सदस्य और अन्य राज्य आयोग का सदस्य बन सकता है। इंपॉर्टेंट बात है सब। क्वेश्चन 11 आते हैं। राष्ट्रीय अपराध जो
रिकॉर्ड ब्यूरोस के बारे में। इसकी स्थापना 1986 में संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। पहली बात, 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनसीआरबी की स्थापना 1986 में थी, ये टंडन समिति के आधार पर 1983 में, और राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1970 की सिफारिश के आधार पर की गई थी। संथानम समिति का संबंध इससे नहीं है, बल्कि उसका सीबीआई और सीबीसी से उसका संबंध होगा, एनसीआरबी से नहीं होगा। सेकंड बात है, गृह मंत्रालय एमएचए के तत्वाधान में कार्य करता है, सेकंड बात करेक्ट है। तीसरा, ये यौन अपराधियों से संबंधित राष्ट्रीय डेटाबेस जो होते हैं उसके लिए यहाँ पर डेटा रिपोजिटरी के रूप में काम करता है, तो क्या होगा, तीसरी बात करेक्ट है। तो यहाँ पर दूसरा तीसरा करेक्ट है, पहली बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर उसका संबंध संथानम समिति से नहीं था, ठीक है। 2 3 सही, 2 सही पूछा है, 2 बातें करेक्ट है। क्वेश्चन 12, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया, एडीएसआई 2023 रिपोर्ट के अनुसार देखते हैं इसको। ये बोले कि 2023 में भारत में कुल आत्महत्याओं में सर्वाधिक प्रतिशत हिस्सेदारी तमिलनाडु की रही है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये तमिलनाडु की नहीं रही है, किसकी रही है, यहाँ पर हो जाएगा ये महाराष्ट्र यहाँ पर शीर्ष पे था, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक आत्महत्या दर, सुसाइड दर दर्ज की गई है, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तीसरी बात है, शहरों में आत्महत्या दर अखिल भारतीय औसत दर की तुलना में कम है, तीसरी बात गलत, क्योंकि शहरी आत्महत्या दर है 14.8% है और अखिल भारतीय औसत से 12.4% होती है, ठीक है। अक्सर यहाँ पर भारतीय औसत के हिसाब से 12.4% होती है, और शहरी जीवन का तनाव और अलगाव इसका मुख्य कारण बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ये बात गलत हो जाएगी, अखिल भारतीय औसत दर की तुलना में कम नहीं है, ज़्यादा है उससे, क्योंकि अखिल भारतीय कितनी होती है 12.4, जबकि इसकी 14.8। तो आंसर क्या होगा, ओनली 2 करेक्ट है, बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 भारत में जेल प्रशासन को लेकर के क्वेश्चन है। जेल प्रशासन के संबंध में विचार करना है। भारतीय संविधान की 7वीं सूची के तहत जेल समवर्ती सूची का विषय होगा, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय संविधान की 7वीं सूची के तहत जेल और उसमें बंद व्यक्ति राष्ट्र सूची स्टेट लिस्ट के विषय होगा, ठीक है। सेकेंड बात है, आदर्श कारागार और यहाँ पर सुधारात्मक सेवा अधिनियम 2023 ने कैदी अधिनियम 1900 के प्रावधानों को एकीकृत किया है, सेकेंड बात करेक्ट है, सही है। तीसरी बात है, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने त्वरित सुनवाई के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार माना था, ये भी बात करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा, 1 गलत हो जाएगा, 2 और 3 बात इसकी करेक्ट है, ठीक है, बी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के बारे में देखते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, ये आयोग के अध्यक्ष केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही हो सकते हैं, पहली बात। 14 का पहला यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर 2019 के संशोधन के बाद अब केवल सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश नहीं, बल्कि यहाँ पर उसके सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी NHRC के अध्यक्ष बन सकते हैं। इसके अध्यक्ष के पद के लिए चयन का दायरा बढ़ गया है, पहली बात करेक्ट है, सॉरी पहली बात गलत है ना, क्योंकि ये बता रहा है इतने से बन सकते हैं, तो गलत हो जाएगा, बल्कि इसका दायरा काफ़ी व्यापक कर दिया है। सेकेंड बात है, आयोग के सदस्यों में कम से कम एक महिला का होना अनिवार्य माना जाता है, सेकेंड करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आयोग में पूर्ण 5, यहाँ पर कालिक सदस्य जो है वो 5 है, कम से कम यहाँ पर एक महिला का होना अनिवार्य होता है। तीसरी बात है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष इसके मान्य सदस्य होते हैं, तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर NHRC के मान्य सदस्य होते हैं, ये इसकी सूची में लंबी होती है, जिसमें से SC ST OBC अल्पसंख्यक महिलाएं बच्चे और दिव्यांग के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय आयोग को अध्यक्ष आप शामिल करेंगे, शामिल होते हैं उसमें, तो ये बात करेक्ट हो जाएगा। आंसर 2 और 3 सही है, पहली बात गलत है, बी। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर है, NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने वाली समिति को कौन शामिल नहीं होता है, कौन शामिल नहीं होता है, तो देखो इसमें से जो प्रधानमंत्री शामिल होता है, ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष भी रहता है, ठीक है, और क्या रहता है, केंद्रीय गृह मंत्री, ये भी आपको क्या रहता है, ठीक है, लेकिन राज्यसभा का सभापति इसमें नहीं होता है, ठीक है, राज्यसभा के विपक्ष का नेता होता है, ठीक, यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर भारत का उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सभापति होता है इस समिति का हिस्सा नहीं होता है, क्योंकि इस चयन प्रक्रिया में सरकार और विपक्ष का संतुलन रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट्स के बारे में विचार करना है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है,
इसके प्रत्यानयन उप समिति राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों को ए और बी के दर्जा प्रदान करती है। सेकेंड बात करेक्ट है ऐसे, ठीक है। सेकेंड बात भी सही, क्योंकि यहाँ पर ये जो रेटिंग देता है ए का दर्जा जो है मतलब इसका कि संस्थान पूरी तरह से स्वतंत्र है, और बी का दर्जा का मतलब क्या होता है, ये अनुपालन और आंशिक है ये, ठीक है। तो दोनों बातें याद रखना है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यकाल या कार्यालय जो होता है इसकी सचिवालय के रूप में काम करेगा। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र जो इसका यहाँ पर सचिवालय संभालता है, जो यहाँ पर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैधता प्रदान करता है। तो 1, 2, 3 सभी तीनों करेक्ट है, आंसर सी। 17 एनएचआरसी की शक्तियों के संबंध में विचार करना कौन सा सही होगा। इसके पास केवल दीवानी न्यायालय सिविल कोर्ट्स की शक्तियां होती हैं। पहली बात 17 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा, करेक्ट होगा, और ये पूछा चलना कौन सा सही है, तो यहाँ पर पहली बात ही सही हो जाएगी। दूसरी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये मानवाधिकार उल्लंघन के दोषियों को सजा सुना सकता है, राइट। गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये सजा नहीं सुना सकता है, ना ही पीड़ित को सीधे वित्तीय सहायता दे सकता है ना। तो बाकी गलत हो जाएंगे, ओनली 1 करेक्ट है, 17 का ए यहाँ से आंसर होगा। 18 नंबर है सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक संदर्भ में विचार करना है। आते हैं, इसमें बोला है कि राष्ट्रीय मानक जो संस्थान है सिविल सेवा प्रशिक्षण को लेकर के, ये मानकों को नीति आयोग द्वारा सिविल सेवा संस्थान में सुधार कर विकसित किया गया है। पहली बात 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये मानक हैं, ये मानक क्षमता निर्माण आयोग द्वारा विकसित किए गए हैं, नीति आयोग द्वारा नहीं किए गए, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका उद्देश्य होगा कि भारत में 700 प्लस है ना, 700 प्लस नागरिक सेवा प्रशिक्षण संस्थान की गुणवत्ता को सुधारना, और नीति आयोग का काम नहीं था, ये गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है आपसे क्वेश्चन ऐसे घुमाएगा हमेशा, बल्कि नीति आयोग इस बार न्यूज़ में है, आप सोचोगे नीति आयोग है तो नीति आयोग आया होगा, मतलब नीति आयोग ही होगा, तो नीति आयोग से क्वेश्चन एक एक पढ़ना है आपको कि गलत नहीं होना चाहिए कोई भी टॉपिक, क्योंकि नीति आयोग का 10 साल पूरा हो चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बनने का क्वेश्चन। दूसरी बात आते हैं NSCSTI शॉर्ट फॉर्म में बोलो 2.0 जो है, ये फ्रेमवर्क में हाइब्रिड और एआई संचालित शिक्षण मॉडल जैसी नई तकनीकें शामिल होगी या नई विशेषताएं शामिल होंगी। इसमें क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसका करेक्ट है। तीसरा, इसका यह प्राथमिक उद्देश्य होगा कि केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के भीतर क्षमताओं का एक यहाँ पर आधारभूत स्तर स्थापित करना होगा। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट होगा, ठीक है, ताकि यहाँ पर सभी अधिकारियों को एक समान गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण मिल सके। 2 और 3 करेक्ट है, आंसर यहाँ से 2 बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है क्षमता निर्माण आयोग कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के बारे में देखते हैं। पहली बात है इसमें बोले क्षमता निर्माण आयोग जो है ये इसकी स्थापना 2021 में एक स्वतंत्र संस्था के रूप में की गई थी। पहली बात 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा है ये 5 सदस्यीय निकाय होते हैं इसमें, जिसके सदस्य केवल एक सार्वजनिक क्षेत्र से नियुक्त किए जाते हैं। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक 3 सदस्यीय निकाय होते हैं, 3 मेंबर निकाय होते हैं, जिसमें यहाँ पर अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। इसमें यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र के भी विशेषज्ञ को शामिल किया जा सकता है, केवल सार्वजनिक क्षेत्र निर्माण नहीं है, ठीक है। तो पहली बात यहाँ से सही, दूसरा गलत है। तीसरा, इसका मुख्य कार्य मंत्रालय और विभागों की यहाँ पर वार्षिक क्षमता निर्माण की योजनाओं को बनाने में सहायता करना। तीसरी बात करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर जाएगा 1 और 3 करेक्ट है, तो सी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला है 20 का, ये बोला है ये प्लेटफॉर्म देश भर के सिविल सेवकों के लिए एक समग्र लर्निंग इकोसिस्टम क्या होगा, उपलब्ध कराएगा, डेवलप कराएगा, है ना। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसे कर्मयोगी नामक एक स्पेशल पर्पल व्हीकल द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, यह डिजिटल इंडिया स्टेक का एक अभिन्न हिस्सा होगा। तीसरी बात भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट है, आंसर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन आगे आते हैं 21 नंबर है हाल ही में चर्चा में रही CAG कैग यहाँ पर राज्य सार्वजनिक उपक्रम ऑडिट इकाई के संबंध में विचार करना है। कैग ने राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले लगभग 1600 PSUs जो हैं उसकी ऑडिट को लेकर के एक अलग इकाई वर्टिकल गठित की है, ठीक है। पहला क्या होगा, 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा है
ये नई व्यवस्था केंद्र सरकार के पीएसयू के ऑडिट ढांचे के समान कार्य करेगी। ये भी बात सही है। तीसरा, कैग की यहाँ पर नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ये बात गलत है। कैग के यहाँ पर जो यूपीएससी के यहाँ पर जो कैग की नियुक्ति है ये प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर मुहर के तहत यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो ये बात गलत होगी। और किसमें? आर्टिकल 148 के तहत। राइट, आगे आते हैं। 1 2 करेक्ट है, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के मान्यवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के मान्यवादी के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, वह भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखते हैं। पहली बात। 22 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा देखते हैं। दूसरा बोले, उसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने के मतदान करने के अधिकार होता है। सेकेंड बात गलत होगा, सिर्फ बोलने का अधिकार होता है, मतदान करने का अधिकार उसे नहीं होता है। ठीक है। तीसरी बात है, मतलब वोट नहीं कर सकता है वो, आर्टिकल 88 के तहत। राइट। तीसरा है, मान्यवादी का कार्यकाल संविधान द्वारा 5 वर्ष के लिए निश्चित किया गया है। यह भी बात गलत है, क्योंकि संविधान में मान्यवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं है। वह राष्ट्रपति की इच्छा या प्रसाद पद पर रहता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर धारण करता है। मैंने बात बताया आपको, करेक्ट होगा। तो आंसर क्या होगा? 1 और 4 करेक्ट है, तो सी। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं क्या है ये अनुच्छेद 338 के तहत एक संवैधानिक निकाय होगा। पहली बात, 23 का पहला करेक्ट है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। ये प्रधानमंत्री करते हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से 23 का गलत है, क्योंकि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं होती है। आयोग को कुछ मामलों में सिविल कोर्ट दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तीसरी बात करेक्ट है। चौथा, इसके सदस्य अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए ही नियुक्त होने के पात्र हो सकते हैं। चौथी बात करेक्ट है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। तो 1 3 4 से ये आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी स्टेटमेंट 1 3 4, मतलब 3 बातें करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग IMMC के बारे में विचार करना है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के बारे में देखते हैं। ये एक वैधानिक निकाय है जिसे भारतीय चिकित्सा परिषद MCI के स्थान पर स्थापित किया गया है। पहली बात, 24 का पहला करेक्ट होगा। सेकेंड, आयोग में अध्यक्ष सहित यहाँ पर सभी सदस्य पदेन होते हैं। सेकेंड बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर आयोग में यहाँ पर सभी सदस्य होते हैं। इसमें अध्यक्ष 10 पदेन सदस्य होते हैं और 14 अंशकालिक पार्ट टाइम सदस्य होते हैं, और सभी सदस्य पदेन नहीं होते हैं। गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड गलत है, पहला सही। तीसरा, चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड के अंतर्गत एक स्वायत्त बोर्ड होगा। तीसरी बात करेक्ट है। ठीक है, और NMC के भीतर 4 सदस्य होते हैं, जिसमें यहाँ पर एक MARB जो मेडिकल कॉलेज की अनुमति देने पर रेटिंग देता रहता है। ठीक है, याद रखना है। आंसर क्या होगा? तीसरा करेक्ट है और पहला करेक्ट है। 1 और 3 सही है, तो बी यहाँ से आंसर होगा। यहाँ से 25 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोले, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के कार्यों के संबंध में विचार करना है। पहला है, NMC यहाँ पर निजी इस डीम्ड यहाँ पर जो है कॉलेज में 50% सीटों के लिए शुल्क यहाँ पर नियंत्रित करता है। पहली बात क्या होगी? 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, ये सामुदायिक यहाँ पर स्वास्थ्य प्रदाताओं को असीमित लाइसेंस प्रदान करता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो होते हैं प्रदाता उनको यहाँ पर लाइसेंस देने की अनुमति तो देता है, लेकिन यहाँ पर असीमित नहीं रहता है, बल्कि यहाँ पर कुछ आधुनिक चिकित्सा सीमित क्षेत्र को लेकर के अभ्यास कर सकते हैं। ये चिकित्सा क्षेत्र में उच्च मानक बनाए रखने के लिए नीतियाँ निर्धारित करता है। तीसरी बात करेक्ट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर चिकित्सा शिक्षा को लेकर मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाना और पाठ्यक्रम लेकर तैयार करना। तो आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। 1 और 3 यहाँ से सही है, तो आंसर 1 और 3 करेक्ट है। सही सी। हम लोग टॉपिक 3 में आ गए सी में। ठीक है, टॉपिक 3 के MCQs यहाँ से स्टार्ट हो गए 26 नंबर क्वेश्चन से। निवारक निरोध के संबंध में विचार करना है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी व्यक्ति को भविष्य में अपराध करने की आशंका के आधार पर मुकदमा चलाए बिना हिरासत में लिया जाता है। पहला, 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये दंडात्मक निरोध अलग है, उससे अलग होगा, और ये दंडात्मक निरोध अपराध करने के बाद सजा के तौर पर होता है, जबकि निवारक निरोध अपराध होने से पहले केवल आशंका के आधार पर होता है। पहली बात करेक्ट हो जाएगी। सेकंड, भारतीय संविधान का आर्टिकल 22(1) और 22(2) निवारक निरोध से संबंधित कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, व्यक्ति को भी लिखा है, व्यक्ति को भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो सेकंड बात क्या होगी? गलत होगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ये UPSC का एक यहाँ पर मान सकते हो कि जैसे कि
काफ़ी बारीक से घुमा के पूछना क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि 22(1) जो है और 22(2) है, इसके तहत मिलने वाली सुरक्षा, जैसे 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी और वकील की सलाह, राइट, ये निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है, याद रखना है। जो 22(3) होता है आर्टिकल, ये इसके अनुसार निवारक निरोध के लिए अनुच्छेद 22(4) से 7 तक वो विशिष्ट प्रावधान लागू करते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को निवारक निरोध के संबंध में कानून बनाने का अधिकार होता है। तीसरी बात करेक्ट है, ठीक है। तो संविधान की जो 7वीं सूची है उसके अनुसार संसद होते हैं वो रक्षा, विदेश मामले और भारतीय सुरक्षा को लेकर के कानून बना सकते हैं, और समवर्ती सूची में संसद और राज्य दोनों सार्वजनिक व्यवस्था पर कानून बनाए रखने के लिए अधिकार होता है। तो यहाँ से क्या होगा, 3 सही है और 1 सही है, दूसरी बात गलत हो जाएगी। 1 और 3 सही, आंसर सी होगा करेक्ट। 27 है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है उसके बारे में विचार करना है। धारा 168(2) से 172 पुलिस की यहाँ पर निवारक कार्रवाई से संबंधित होगी। पहली बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है। दूसरा, इन धाराओं के तहत यहाँ पर गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के अधिक तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। समझ तो बात आपकी करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात है, BNSS के किसी अन्य प्रावधान के तहत आगे की हिरासत आवश्यक नहीं होती है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर BNSS जो है, BNSS मतलब समझते हो कि यहाँ पर जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, इसकी धारा 172 के तहत यहाँ पर स्पष्ट किया गया कि यदि निवारक निरोध के बाद आगे की जांच हिरासत आवश्यक होती है तो BNSS या किसी अन्य कानून जैसे कि UAPA, ठीक है, या NSA जो होता है उसके तहत जारी रखा जाता है, राइट। ये कहना गलत होगा कि आगे की हिरासत आवश्यक नहीं होगी, तो गलत हो जाएगा। एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि यहाँ पर जो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी यहाँ भी अनिवार्य होती है, जब तक कि किसी विशेष कानून के अलग प्रावधान न किया जाए, राइट। तो याद रखना है, यहाँ पर गलत हो जाएगा, सी बात। क्वेश्चन 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में निवारक निरोध को अनुमति देता है। आंसर हो जाएगा 28 का, निवारक निरोध को जो अनुमति देता है, एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, ठीक है, NSA जिसको बोलते हैं, गैर सुरक्षा गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967, ठीक है, 67, UAPA जिसका मैंने ऊपर शॉर्ट फॉर्म बताया था, राइट। और ये एक आतंकवाद विरोधी कानून है, लेकिन इसमें निवारक निरोध के कड़े प्रावधान भी शामिल हैं, ठीक है। तीसरा, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम MIS MISA 1971, ये भी यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर यह आपातकाल के दौरान कुख्यात रहा था, हालांकि इसे बाद में निरस्त या रिपील कर दिया गया था, ठीक है। और जो प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कौन सा अधिनियम अनुमति देता है ना, तो ऐतिहासिक वर्तमान में दोनों संदर्भों में विकल्प डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, प्रभावी है ये दोनों। लेकिन यहाँ से जो अनुमति देगा तो यहाँ से 1 2 करेक्ट होंगे, लेकिन यहाँ पर जो बातें हैं तीनों यहाँ पर इसके तहत दी जाएंगी, ठीक है। तो तीनों इसके हिसाब से आंसर हो गए। तो आंसर हम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर क्या होगा, अनुमति देता है कौन कौन, ये तीनों अनुमति देंगे। लेकिन अभी यहाँ पर वर्तमान में यहाँ पर 2 1 2 चल प्रभावी हैं अभी, है ना। अगर पूरे करने से प्रभावी कौन कौन से हैं, तो 1 2 प्रभावी हैं, लेकिन हैं तीनों, ठीक है। कहने का मतलब समझ लो कि तीनों होंगे, लेकिन प्रभावी सिर्फ अभी 2 हैं। तो यहाँ से जो आंसर पूछा है, ये आंसर पूछे कौन से अनुमति देता है, तो तीनों अनुमति देते हैं। प्रभावी तो नहीं पूछे कि कौन सा भी वर्तमान में प्रभावी है, ठीक है, याद रखना है। आगे तो 29, व्यक्तित्व अधिकारों के संदर्भ में विचार करना है। भारत के संविधान में व्यक्तित्व अधिकारों को एक विशिष्ट मौलिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। पहली बात, 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय संविधान में व्यक्तित्व का अधिकार नाम का कोई प्रविष्ट या विशिष्ट मौलिक अधिकार नहीं है। यह निश्चितता के अधिकार आर्टिकल 21 और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 की नई व्याख्याओं से निकला है, ठीक है। पहली बात गलत है। सेकेंड, पब्लिसिटी का अधिकार राइट टू पब्लिसिटी ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 और कॉपीराइट अधिनियम 1957 द्वारा आंशिक रूप से संरक्षित होगा। सेकेंड करेक्ट है, ठीक है। और ये अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर के व्यक्तित्व अधिकारों को लेकर के हाल ही में सुरक्षा को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए थे, है ना, तो इंपॉर्टेंट है। सेकेंड बात है हो गई। तीसरी बात, निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तित्व के अधिकारों को एक महत्व घटक होगा। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पुट्टास्वामीवाद जो था, इसके पुट्टास्वामीवाद 2017 में, उसमें निजता के अधिकार मौलिक अधिकारों का व्यक्तित्व का अधिकार इसी का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर वे व्यक्ति की विशिष्ट पहचान, आवाज़, नाम, स्टाइल इसकी सुरक्षा देते हैं, ठीक है। तीसरा करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, पहला गलत होगा। 2 बातें सही है, 29 का आंसर बी सही है। 30 में आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में
व्यक्तित्व अधिकारों की कानूनी विन्यास के संबंध में विचार करना है। प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 केवल जीवित व्यक्तियों के नामों के दुरुपयोग पर रोक लगाता है। पहला गलत है, ठीक है, पहला गलत है क्योंकि यहाँ पर प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 केवल जीवित व्यक्तियों के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर अधिनियम कई प्रसिद्ध व्यक्तियों जैसे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, है ना, आदि प्रतीकों को लेकर के व्यावसायिक उपयोग को प्रतिबंधित करता है, चाहे वे जीवित हो या नहीं। पहला गलत। दूसरा, मद्रास उच्च न्यायालय के अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु के साथ उसके व्यक्तित्व अधिकार और प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। ये बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट ने यहाँ पर अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में जैसे कि यहाँ पर दीपा जय कुमार मामला था, उसमें कहा था कि व्यक्तित्व अधिकार जो होता है ये विरासत में नहीं दिए जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मृत्यु के बाद उसके साथ ही ये अधिकार समाप्त हो जाते हैं। हालांकि अन्य न्यायालय इसकी राय में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट का यहाँ पर रुख यही रहा था। अगर बोलता कि ये बोलेगा जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा बोला था या बोलेगा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला तो गलत हो जाएगा। ये मद्रास हाईकोर्ट ने बोला है, बाकी ऐसा नहीं कि मद्रास हाईकोर्ट बोलेगा तो सब न्यायालय इसके लिए मतलब इसके पक्ष में रहेंगे, जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। तो याद रखना है, सेकेंड बात करेक्ट है, पहला गलत होगा। तीसरी बात है, तीसरा है दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह माना कि इंटरनेट पर किसी व्यक्ति की प्रसिद्धि उसकी वास्तविक प्रसिद्धि से भिन्न मानी जाएगी। ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर देखो दिल्ली हाईकोर्ट है जो है ना, इसने उच्च न्यायालय जो है इसका प्रसिद्ध व्यक्तियों के मामले में यह माना कि उसकी वास्तविक प्रसिद्धि होती है और इंटरनेट या वर्चुअल वर्ल्ड में उसकी प्रसिद्धि के बीच कोई अंतर नहीं किया जाएगा। व्यक्तित्व अधिकार डिजिटल दुनिया में भी उतने ही प्रभावी जितने वास्तविक दुनिया में होंगे। जैसे कहने का मतलब, मान लो यहाँ से कोई ये कानपुर का रहने वाला है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया मतलब यहाँ पे यूट्यूब से लेकर के या फिर रील बना करके, है ना, या यहाँ पर किसी तरह से ऑनलाइन फेमस हो गया, लेकिन लोग वैसे नहीं जानते हैं। जब उसको लोग देखेंगे तो भी उतना ही फेमस माना जाएगा कि वो जितना अभी है, ठीक है। मतलब इसको लेकर के यहाँ पर एक केस था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बात सही मानी जाएगी कि हाँ अगर यहाँ पर ऐसा है तो वो भी जो अगर ऐसा व्यक्तित्व अधिकार में होगा तो भी ऐसे ही माना जाएगा जितना वास्तविक में या फिर जितना वर्चुअल में होगा, ठीक है। तो क्या होगा, तीसरा गलत है और पहला गलत है, दूसरा सिर्फ यहाँ से करेक्ट है, बी। 31 है, फोन टैपिंग की आधिकारिक अनुमति। भारत में फोन टैपिंग को लेकर के विचार करना है। यह बोल रहा है कि केवल गृह मंत्री ही गृह मंत्री के सचिव ही फोन टैपिंग के आदेश जारी करने के लिए अधिकृत होते हैं। पहली बात यहाँ से क्या होगी, 31 का गलत है क्योंकि यहाँ पर ये गलत इसलिए क्योंकि यहाँ पर कि केंद्रीय गृह सचिव ही नहीं बल्कि यहाँ पर राज्य का जो गृह सचिव होता है वो भी फोन टैपिंग का आदेश जारी करने के लिए अधिकृत होता है। भारतीय टेलीग्राफ नियम 1951 के नियम 419(a) के तहत गलत हो जाएगा। सेकेंड, असाधारण मामलों में आदेश निचले अधिकारियों द्वारा भी जारी किए जा सकते हैं बशर्ते वे सक्षम प्राधिकारी को सूचित करें। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, भारत में कुल 15 केंद्रीय एजेंसियां फोन टैप करने के लिए अधिकृत होंगी। तीसरी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में गृह मंत्रालय द्वारा कुल यहाँ पर 10 एजेंसियां हैं जो IB, CBI, ED, रॉ आदि यहाँ पर हैं जो इसके रूप में फोन टैप कर सकती हैं, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ओनली 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा यहाँ से, केवल 2। 31 का आंसर बी करेक्ट है। 32, इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल खा रहा है अधिनियम और यहाँ पर विषय में, ठीक है, देखते हैं। ये बोला डाकघर अधिनियम 2023, ठीक है, डाकघर अधिनियम 2023, तो इसका हो जाएगा पहला, ये हाल ही में पारित डाकघर अधिनियम 2023 की धारा 9 सरकार को राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर डाक माध्यम से भेजे गए किसी पत्र को पार्सल रोकने की अनुमति सख्ती देता है, करेक्ट है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ये व्हाट्सएप और ईमेल का जो इंटरसेप्शन है ये, तो दूसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, ठीक है, इसको इंटरसेप्शन को नियंत्रित करेगा। तीसरा, दूरसंचार नियम 2024 संदेशों को वैध अवरोधन की प्रक्रिया, ये भी बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ये संदेशों के वैध अवरोधन और निगरानी की प्रक्रिया निर्धारित कर सकेगा, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, ठीक है, तीनों बातें करेक्ट है। 32 का आंसर 1, 2 एंड 3 सभी करेक्ट है। 33 है, PUCL बनाम भारत संघ निर्णय 1997 निर्णय, इसके अनुसार देखते हैं क्या है, टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5(2) के असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। पहली बात है 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने टेलीग्राफ अधिनियम धारा 5(2) को असंवैधानिक घोषित नहीं किया था। इसके बजाय कोर्ट ने माना कि यहाँ पर फोन टैपिंग निजता में दखल देती है, लेकिन इसलिए दुरुपयोग को लेकर के रोकने के लेकर के प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा उपाय, ठीक है, जरूरी थे। तो पहला गलत। दूसरा, फोन टैपिंग का आदेश यदि नवीनीकृत न किया जाए तो 2 महीने की अवधि के बाद समाप्त हो जाएगा। सेकेंड बात क्या होगी, पहला तो यहाँ से गलत हो गया, सेकेंड यहाँ से करेक्ट होगा क्योंकि कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार टैपिंग का आदेश केवल 2 महीने 60 दिन तक वैध रहता है। यदि इसे नवीकृत या रिन्यू नहीं किया जाता है तो ये स्वतः समाप्त हो जाएगा। अधिकतम अवधि नवीकरण के साथ
6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा, 33 का केवल 2 सही है, बी। 34 नंबर है, परिस और निश्चित अधिकार, इसको लेकर के फोन टैपिंग के संबंध में ये बोला किसी गुप्त अभियान में अपराध का पता लगाने के लिए फोन टैप करना निश्चित अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है। पहली बात 34 का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यहाँ पर भले ही पुलिस या एजेंसियां किसी अपराध को पकड़ने के लिए स्टिंग ऑपरेशन या गुप्त रूप से फोन रिकॉर्ड कर रही है, लेकिन ये उचित कानूनी प्रक्रिया गृह सचिव की अनुमति के बिना नहीं कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 21 निश्चित अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये बात करेक्ट है। सेकेंड, केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संदेशों, प्रेस संदेशों को किसी भी परिस्थिति में इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रेस संदेशों को इंटरसेप्ट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त कि वे संदेश भारत में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को होना चाहिए। इंटरसेप्शन केवल आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के आधार पर ही किया जा सकता है, किसी परिस्थिति में नहीं, है ना। तो यहाँ से गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर 34 का एक बात इसकी सही है। 35 नंबर है, निगरानी आधार को लेकर के भारत में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5(2) के तहत सरकार किन आधारों पर फोन टैपिंग का आदेश दे सकती है। एक तो देखो किस आधार पर देगी, एक तो देगी यहाँ पर भारत की संप्रभुता और अखंडता को लेकर के, ठीक है, और देगी आपके राज्य की सुरक्षा को लेकर के, ऋषि राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को लेकर के, सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर के, ठीक है, किसी अपराध को रोकने में जो मदद करने के लेकर के, ठीक है। तो सभी यहाँ से क्या होंगे, इसके 35 के आंसर हो जाएंगे 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। देखो नोट यहाँ पर दे रखा है, यूपीएससी कैसे घुमाएगा क्वेश्चन को, वो 2 महीने की जगह बोल देगा 4 महीने 6 महीने से करके भी यहाँ पर आपको घुमा सकता है। तो वो चीज़ याद रखना है, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि इतने महीने के लिए फोन टाइपिंग को लेकर के ना, तो किसी भी टाइम पीरियड को लेकर के घुमा सकता है। वह राज्य के गृह सचिव की शक्ति को नजरअंदाज करेगा कि गृह सचिव ये कुछ ऐसे होते हैं, राइट। और वो फोन टाइपिंग और वैध इंटरसेप्शन के बीच कानूनी अंतर को भ्रम भी पैदा कर देगा क्या होता है। तो इस वजह से आपको अवैध टाइपिंग और वैध इंटरसेप्शन क्या होता है, सभी एक पॉइंट को आपको की पॉइंट पढ़ना है। क्या यूपीएससी गलत कर सकेगी, ये भी अपने मैंने पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे आते हैं, नार्को एनालिसिस टेस्ट के संबंध में विचार करना है। किसी भी आरोपी को नार्को टेस्ट उसकी सहमति के बिना नहीं किया सकता है, क्योंकि यह अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन माना जाएगा। पहली बात 36 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला जो है 36 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, स्वैच्छिक रूप से किए गए नार्को टेस्ट की रिपोर्ट को अदालत में प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर भले ही टेस्ट स्वैच्छिक हो, लेकिन नार्को टेस्ट के दौरान जो दिए गए बयान अदालत में प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसका कारण है कि व्यक्ति अर्धचेतन अवस्था में होता है और उसका अपने बयानों से नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। नार्को टेस्ट के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर खोजे गए तथ्यों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत स्वीकार किया जा सकता है। तीसरी बात करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से 1 और 3 करेक्ट है, तो बी यहाँ से इसका सही आंसर होगा। 2 बातें सही है। क्वेश्चन 37 है, डिजिटल पाउच के अधिकार के संबंध में हाल ही न्यायिक निर्णय को लेकर विचार करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार ई गवर्नेंस सेवाओं तक सार्थक डिजिटल पहुंच में अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा होगा। पहली बात 37 का पहला यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाल ही यहाँ पर निर्णय में माना कि यहाँ पर डिजिटल युग में सरकारी सेवाओं में लाभ उठाने को लेकर के इंटरनेट तक पहुंच जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 का हिस्सा बन चुकी है। सेकेंड बात है, अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामले में इंटरनेट तक पहुंच अनुच्छेद 19 के तहत एक मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। सेकेंड बात करेक्ट है, ठीक है। तीसरा, भारत का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह केवल दिव्यांगजनों के लिए डिजिटल अवसंरचना सुनिश्चित करे। तीसरी बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर राज्य का दायित्व होगा ये सभी नागरिकों के लिए डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करना, ना कि यहाँ पर केवल दिव्यांगजनों के लिए। हालांकि सुगम भारत जैसे कार्यक्रमों के तहत दिव्यांगों को विशेष ध्यान दिया जाता है। आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है और 2 करेक्ट है, ठीक है, 2 बातें सही है। आगे आते क्वेश्चन 38 नंबर, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण के संबंध में विचार करना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 332 सभी राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान क्या है, प्रावधान किया गया, ऐसा होगा, है ना। तो बात ये क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, हाँ ठीक है। दूसरी बात है, असम के स्वायत्त जिलों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण आर्टिकल 332 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि आर्टिकल 332 विशेष रूप से असम के स्वायत्त जिले, ठीक है,
एटोनॉमस यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, और इसमें रहने वाली जनजातियों के लिए भी आरक्षण व्यवस्था करते हैं, ठीक है। बल्कि 332 एक का विशेष प्रावधान होता है इसमें, तो ये गलत हो जाएगा। आरक्षित सीटें राज्य में SC/ST की जनसंख्या के अनुपात में को दर्शाती है, तीसरी बात करेक्ट है। आंसर हो जाएगा 1 और 3 करेक्ट है, दूसरी बात गलत हो जाएगी। 39 नंबर है शत्रु समिति संपत्ति अधिनियम। शत्रु संपत्ति अधिनियम, शत्रु शब्द अधिनियम में ऐसे देश के रूप में परिभाषित करता है जिसे भारत में आक्रमण किया हो या भारत पर आक्रमण किया हो। पहली बात 39 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से ये करेक्ट है, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला बात करेक्ट हो जाएगी। दूसरा, भारत में शत्रु संपत्ति का अर्थ केवल उस संपत्ति से है जो वर्तमान में शत्रु देश के नागरिक से स्वामित्व को होता है, ये बात गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रबंधन जो शत्रु है ये जो बोला कि इसकी संपत्ति में होता है जो उसके नागरिक में स्वामित्व में होता है, तो ये बात गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर 2017 के संशोधन के बाद से शत्रु का वारिस जो होता है इसमें भी शामिल होगा, चाहे वह भारत का नागरिक हो या ना हो, ठीक है। तो यहाँ से ये पॉइंट इसका गलत होगा। तीसरा, ये कानूनी ऐसी संपत्तियों को गृह मंत्रालय को सौंप देता है, ये कानून को ऐसी संपत्तियां केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप देता है, तीसरी बात करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आंसर 1 और 3 सही है, 39 का हो जाएगा 1 और 3 बी। क्वेश्चन 40 है, 40 नंबर, शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 ये क्या है, संशोधन द्वारा शत्रु की परिभाषा का विस्तार किया गया है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, शत्रु देश का कानूनी उत्तराधिकारी वारिस चाहे वह भारत का नागरिक हो या किसी अन्य देश का, वह अब शत्रु नहीं माना जाएगा, ऐसा गलत है, वो माना जाएगा। तीसरी बात है, ऐसा व्यक्ति जो पहले शत्रु देश का नागरिक था लेकिन बाद में उन्होंने किसी अन्य देश में नागरिकता ले ली है, वह अब भी शत्रु नहीं माना जाएगा। तो क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसे भी माना जाएगा, है ना। तो ओनली 1 करेक्ट है, यहाँ से आंसर इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 41 है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 311 के संबंध में विचार करते हैं। अनुच्छेद 311 के अनुसार संघीय राज्य के तहत कार्यरत किसी सिविल अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए नियुक्त करने वाले प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है या अनिवार्य होती है। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए जो पूर्व मंजूरी है इसका उल्लेख 311(1) में नहीं है। अनुच्छेद 311 केवल बर्खास्त किया जो पर्ची होती है मतलब रिमूवल, ठीक है, उसके जो विरुद्ध यहाँ पर सुरक्षा देता है, ना कि यहाँ पर जांच के लिए शुरू करने के विरुद्ध। सेकंड है, किसी सिविल सेवा के सदस्य को उसकी नियुक्ति के लिए करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त नहीं किया जा सकता है, सेकंड बात करेक्ट है। तीसरा, अनुच्छेद 311 के तहत प्रदान किए गए सुरक्षात्मक जो प्रावधान होते हैं वो न्यायालय में परिवर्तनीय होते हैं, इन्फोर्सेबल होते हैं, तीसरी बात करेक्ट है। 2 और 3 सही है, आंसर क्या होगा बी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का। 42 है, अनुराधा बसीन बनाम भारत संघ, इस टाइप का क्वेश्चन देख चुका हूं पर मैं। उस सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि इंटरनेट माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित होगा, पहली बात यहाँ से गलत करेक्ट हो जाएगी, सही बात है। दूसरा, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इंटरनेट सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबन करना दूरसंचार सेवा निलंबन अधिनियम 2017 के अनुमेय नहीं होगा, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो टेलीकॉम सस्पेंशन रूल्स केवल अस्थायी स्थितियों के लिए ही इंटरनेट अनिश्चित काल के लिए बंद करना कानूनन गलत होगा, ठीक है, तो बात सही है। तीसरी बात है, निर्णय के अनुसार इंटरनेट शटडाउन के आदेशों को अनुपातिकता सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ जो प्रोपर्शनली कसौटी पर खरा उतरना चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा, तो तीसरी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि अनुपातिकता जो होती है ये सरकार के साबित करती है कि इंटरनेट बंद करना कानून व्यवस्था के लिए अनिवार्य था और इसके अलावा कोई कम कठोर विकल्प उपलब्ध नहीं था। तो यहाँ से तीनों बातें करेक्ट हैं, है ना, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, साबू मैथ्यू जॉर्ज बनाम भारत संघ 2017 मामले में विचार करना है। आधार कार्ड की गोपनीयता और निजता का अधिकार, ये इसमें क्या था, तो पहली बात क्या होगी, 43 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, सर्च इंजन पर प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण विज्ञापन पर रोक होना, ये यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो यह मामला PCNDT है ना अधिनियम से संबंधित था।
गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट जैसे जो सर्च इंजन है इसको निर्देश दिया कि भारत में लिंग निर्धारण सेक्स यहाँ पर जो डिटर्मिनेशन होता है उससे संबंधित विज्ञापनों पर सामग्रियों के अवैध जो अपने प्लेटफॉर्म से ये हटा देना, क्योंकि यहाँ पर ये कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देते हैं और यहाँ पर भारतीय कानून के खिलाफ होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ से हटा दी गई हैं इसके। और यहीं हॉस्पिटल में जाते हैं हम लोग तो बाहर लिखा होता है, जो फीमेल डिपार्टमेंट में ज़्यादातर ऐसा होता है कि PCPNDT जो है इसके तहत यहाँ पर लिखा होता है कि आप इसमें पता नहीं लगा सकते हो कि यहाँ पर ये लड़का है भ्रूण में या लड़की है, ऐसा करके, है ना। तो यहाँ पर उसके तहत कानूनी कार्रवाई होती है, तो ऐसे करके बाहरी यहाँ पर दिया होता है ना। तो याद रखना है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा केवल बी, यहाँ से इसका सही आंसर होगा 43 का। तो इस टाइप से यहाँ पर आपने डिस्कस कर लिया हमने 43 नंबर क्वेश्चन, और 43 क्वेश्चन यहाँ से टॉपिक 2 और टॉपिक 3 के कवर हो गए। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे पॉलिटी के मैगजीन हिंदी में आ गई, तो हम लोग यहाँ से टॉपिक नंबर 1 और 2 को कोशिश करेंगे पूरा कवर करेंगे आज। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में की चीज़ समझेंगे और वहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, वो भी चीज़ हम लोग समझेंगे। तो आज आपको मिलेगी करीब 2 से 3 बजे के बीच में वो क्लास वो भी मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप अपना मैगजीन निकाल के प्रिंट और अपना चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हो, मैं बताता जाऊँगा। साथ में MCQs मैं पहले करा चुका हूँ, MCQs देख सकते हो टॉपिक 1 के, और टॉपिक 2, 3 के यहाँ से MCQs देख सकते हो। ठीक है, तो पूरा इस टाइप से मैगजीन आपको कवर करनी है। एक बात ये रही। दूसरी बात आपकी यहाँ पर ये कि भी जो हम लोग ने स्टार्ट किया डेली टारगेट में हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें आप लोगों को डेली पढ़ना है। आज इसका दूसरा दिन था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों फॉलो करो, तो एक एक चीज़ें पूरा सेक्शनल के हिसाब से आपकी चीज़ें कवर होती जाएंगी। साथ में उसके मैं MCQs कराता हूँ, जो भी डेली टारगेट देता हूँ उसको पढ़ना है। उसके बाद शाम को उसके भी MCQs होते हैं, कम से कम 30 क्वेश्चन MCQs को भी होते हैं उसी टारगेट को लेकर के। तो आपसे एक भी चीज़ आपकी नहीं छूटेगी यहाँ से, ऐसे तैयारी करना है आपको। ठीक है, बाकी जुड़ सकते हो एकदम फ्री, कोई चार्जेस यहाँ पर नहीं है। यूट्यूब पे भी है और यहाँ पर टेलीग्राम पे भी कमेंट कर सकते हो, जुड़ सकते हो उसमें। ठीक है, तो इन सब चीज़ से पूरा सिस्टमेटिक आपको चलना है, अगर प्रीलिम्स अगर अच्छे से आपको देना है तो। ठीक है, एंड करते हैं। कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।